नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आरएसएस के पदाधिकारी की तरफ से दायर की गई एक मानहानि की याचिका की सुनवाई के लिए मुंबई के नजदीक भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट में आज कहा था कि वे अदालत का सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र में भिवंडी जिला अदालत में चल रहे मुकदमे में हाजिर होंगे। हालांकि राहुल गांधी को अदालत में पेश होने से गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। राहुल गांधी ने पिछले आम चुनावों के दौरान कथित रूप से महात्मा गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ बताया था और इसके बाद संघ के एक स्वयंसेवक ने थाने जिले के भिवंडी जिला अदालत में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने राहुल गांधी के अलावा केंद्र सरकार और संघ स्वयंसेवक को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था और आज इस मामले पर सुनवाई हुई। हमने कमिटमेंट की थी आने की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक स्थगित कर दी। अब देखना ये होगा कि अदालत के सामने राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप साबित होंगे या नहीं। यादव ने जया प्रदा सहित 9 लोगों के नाम विधान परिषद की सीटों के लिए लगभग तय कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जया प्रदा को एमएलसी बनाने के बाद यूपी सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ज्यादा संभावना है कि जया प्रदा को बिजली विभाग का दायित्व सौंपा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि अमर सिंह के ही कहने पर जया प्रदा को एमएलसी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमर सिंह की ही सिफारिश पर एक और व्यक्ति को एडिशनल एडवोकेट जनरल भी बनाया जा रहा है। खबर ये भी है कि 2016 में खाली होने वाली राज्यसभा की सीट पर अमर सिंह को मनोनीत किया जा सकता है। यूपी में मनोनीत होने वाले विधान परिषद सदस्यों को लेकर कई नेता जोड़तोड़ में लगे हैं। वहीं पिछले हफ्ते ही एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल राम नाईक से भी इस संबंध में मुलाकात की थी। आपको बता दें कि इसी महीने विधान परिषद की 9 सीटों पर मनोनयन होना है। मौजूदा वक्त में सभी विधान परिषद सदस्य बीएसपी के हैं और इस मनोनयन के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति विधान परिषद में और मजबूत हो जाएगी। वाल्मीकि समाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के राज्यसभा एमपी तरुण विजय ने आज वाल्मीकि समाज को समानता के अधिकार दिए जाने को लेकर राज्यसभा में एक प्राइवेट वाल्मीकि समाज बिल पेश किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद तरुण विजय आज राज्यसभा में वाल्मीकि समाज की समानता को लेकर एक बिल पेश किया। तरुण विजय ने कहा कि हम चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को समानता का अधिकार मिले, इन्हें भी मंदिर में जाने का और पूजा पाठ करने का अधिकार मिले। तरुण विजय ने ये भी कहा कि ये बिल पेश करवाना थोड़ी कठिन जरूर होगा, लेकिन हम इसको लेकर आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे और इस बिल को पेश करवाएंगे। वाल्मीकि समाज के प्रति सदियों से जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए और उन्हें कानूनन समानता के अवसर मिलने चाहिए। चाहे वे हिंदू मंदिर में पुजारी बनना चाहे प्रशिक्षण और पूरी विधि के अनुसार, चाहे वे जहाज के पायलट बनना चाहें या वैज्ञानिक बनना चाहें, उन पर कानूनी कोई किसी भी प्रकार का जातिगत बंधन नहीं होना चाहिए। तरुण विजय के इस बिल को लेकर वाल्मीकि समाज में एक आस जरूर जगी है। वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की अगर माने तो शायद अब कुछ बेहतर हो। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जिस वाल्मीकि मंदिर में नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी, वहीं आज तरुण विजय ने पूजा की, उसके बाद जाकर राज्यसभा में बिल पेश किया। विधान परिषद चुनाव के बहाने एक बार फिर अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव करीब आते दिख रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में एसपी नेतृत्व ने आजम खान की जगह अमर सिंह को तरजीह दी थी। इतना ही नहीं, आजम के विरोध के बावजूद जया प्रदा को रामपुर लोकसभा सीट का टिकट दिया गया था। जया चुनाव भी जीत गई थी, पर इसके बाद अमर और एसपी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी, जो बाद में अलगाव में बदल गई। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अमर सिंह ने अपनी पार्टी लोकमंच बनाकर उम्मीदवार खड़े किए और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। बाद में अमर और जया प्रदा दोनों आरएलडी में शामिल हो गए और 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों ही मोदी लहर का मुकाबला नहीं कर सके। बीते कुछ वक्त से अमर और मुलायम के बीच नजदीकियां देखी जा रही हैं। कई साल बाद साल 2014 में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अमर और मुलायम ने मंच साझा किया।
तभी से अमर सिंह की घर वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज व्यापारियों की पंचायत में पहुंचे। समाजवादी व्यापार सभा की ओर से आयोजित व्यापारी पंचायत में तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। दरअसल इस व्यापारी पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा था वैट का। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वैट को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, अगर भारत सबसे बड़ा बाजार है तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे बड़ा बाजार है और मेक इन इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब मेक इन यूपी कामयाब होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान पंचायत में व्यापारियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करेगी। प्रदेश भर में पुलिस भी एम्बुलेंस के तर्ज पर काम करेगी। और अगर नहीं सूचना मिलेगी और कोई जानकारी पुलिस को पहुंचाएगी तो 10 से लेकर के 15 मिनट में हम पुलिस पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा समाजवादियों का कहना है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन यूपी भी हो। मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के वो लगातार सुनवाई कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। 2009 के चुनावों के बाद एकला चलो की नीति कहने वाले राहुल गांधी शायद अपनी ही बात से पलटने वाले हैं। आगामी बिहार के चुनावों में राहुल गांधी जनता परिवार के साथ गठबंधन कर सकते हैं। प्रमोद तिवारी के मुताबिक राजनीति का ये नियम है कि अगर आपको किसी के साथ मिलकर कोई राजनीतिक फायदा होता है तो उससे जुड़ने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जहां तक बात राहुल गांधी की है तो राहुल गांधी किसी भी राज्य में गठबंधन करने से पहले वहां के नेताओं से सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। बिहार में भी यही होगा। फिलहाल बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में जनता परिवार खड़ा है, लेकिन कांग्रेस को भी कम नहीं आंका जा सकता। जिस राज्य में जैसी स्थिति होगी वहां की स्थानीय इकाई जैसा कहेगी उसी के अनुसार उसी के अनुरूप निर्णय केंद्रीय स्तर पर लिया जाता है। इस वक्त कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस को उभारने की कमान है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में गठबंधन के बीज तलाशने की कोशिशों में अभी से जुटे हैं। नेपाल में हाल ही में आए भूकंप के झटकों से लखनऊ भी नहीं बचा था, लेकिन भूकंप के इन झटकों के बावजूद लखनऊ में 200-250 साल नवाबी दौर में बनी इमारतों पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ा है। पीडब्ल्यूडी के सर्वे में ये बात सामने आई है। पिछले महीने नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। उस तबाही का असर भूकंप के झटकों के तौर पर लखनऊ में भी महसूस किया गया था। लखनऊ में 4 से 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीडब्ल्यूडी से लखनऊ की तमाम पुरानी इमारतों का सर्वे कराया, ये पता कराने के लिए कि इन भूकंप के झटकों से इन इमारतों पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। पीडब्ल्यूडी के सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक नवाबी दौर में बनी हुई 18 इमारतों पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं पड़ा है। इससे उस समय की बेजोड़ तकनीक और आर्किटेक्चर की मिसाल मिलती है। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन इमारतों पर हो रहे क्षरण को देखते हुए आईआईटी कानपुर निदेशक को एक पत्र लिखा है कि वो आकर इसकी जांच करें और ये बताएं कि इन इमारतों को और कैसे संरक्षित और मजबूत किया जा सकता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे मेरठ के किसानों पर अब सरकारी हंटर भी चलना शुरू हो गया है। आज फरतापुर क्षेत्र के काशी गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। किसान अपनी बर्बाद हुई फसल के उचित मुआवजे की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। जब किसानों के पानी की टंकी पर चढ़े होने की सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गए और पानी की टंकी पर चढ़े किसानों को समझाने बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। काफी मशक्कत के बाद किसान पानी की टंकी से उतरे और उन्होंने क्षेत्र के पटवारी पर मुआवजा देने में देरी और मुआवजा देने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जो चेक दिए उन लोगों को दिए जिनसे उनकी साठ काटती। प्रशासन को उधर देखता नहीं जाके, और सब प्रशासन आता देख के भी तो कोई गौर नहीं करता उस पर। प्रशासन को उसकी गौर ही नहीं है कुछ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान पानी की टंकी से तो उतर आए, लेकिन अब किसानों के मुआवजे के मरहम पर भी रिश्वतखोरों की नजर पड़ गई है। यूपी में डॉक्टर्स की हड़ताल का व्यापक असर दिखा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के करीब 10,000 डॉक्टर्स ने आज कामकाज ठप रखा।
लखनऊ में हड़ताली डॉक्टर्स आईएमए भवन में इकट्ठा हुए, जहां से सभी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम के वहां न होने पे सभी डॉक्टर्स डीएम दफ्तर के बाहर धरने पे भी बैठ गए। डीएम के जरिए डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनकी सुरक्षा करने के साथ साथ डॉक्टर रोहित गुप्ता के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हर सरकारी दफ्तरों में और हर जगह इसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो है क्या। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नर्सिंग होम में तोड़फोड़ और डॉक्टर की मारपीट की नॉन बेलेबल वारंट है। और रोहित गुप्ता को जिन लोगों ने मारा है वो बड़े आराम से आजादी से शाम को रिहा भी हो गए। ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में ये हड़ताल और भी भयानक रूप ले सकती है। कानपुर दक्षिण का लाइफ लाइन कहा जाने वाला टीबी हॉस्पिटल इन दिनों खुद बीमार है। एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार किए जाने वाले कानपुर में एशिया के सबसे अधिक टीबी रोगी रहते हैं। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों से भी साबित हो चुकी है। टीबी से लड़ने के लिए कानपुर में एक खास हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी, लेकिन अब इसकी जर्जर इमारत की छत के नीचे मरीज इलाज कराने से भी भय खाते हैं। यहाँ गर्मियों में पीने को पानी मैसर नहीं होता तो बरसात के मौसम में भरपूर पानी मिलता है, लेकिन इमारत की टपकती छतों से। कानपुर के सीएमओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से उनकी समस्याएं सुनी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने इस अस्पताल को आधुनिक अस्पताल बनाने का भरोसा दिलाया है, जहाँ अब मरीजों के लिए नए गद्दे चादर, पानी की किल्लत दूर करने के लिए 2 सबमर्सिबल पंप और वाटर प्रूफ छत बनाने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्डिंग की छत की पहले सफाई कराई जाएगी, उसके बाद गोवा ट्रीटमेंट करके पूरी छत को वाटर प्रूफ बनाया जाएगा ताकि बारिश का पानी वहाँ न लगे। दरअसल यहाँ कोई मरीज रुकने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसे चारों तरफ नर्क ही नर्क नजर आता है। मैगी के खिलाफ चलाई गई जी संगम की मुहिम का असर हुआ है। नेस्ले इंडिया की तरफ से सफाई दी गई है और कहा गया है कि MSG यानी मोनो सोडियम ग्लूटामेट सभी प्रकार के कृषि उपजों में पाया जाता है। फूड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक भी अगर किसी खाद्य पदार्थ में MSG मिलाया जाता है तो पैकेट में इसका उल्लेख जरूरी है, लेकिन इसकी मात्रा को लेकर नियम नहीं है। नेस्ले इंडिया ने जी मीडिया की तरफ से भेजे गए ईमेल के जवाब में कहा है कि नेस्ले मैगी में MSG यानी मोनो सोडियम ग्लूटामेट नहीं मिलाती और इसकी जानकारी पैकेट पर भी साफ साफ लिखी रहती है कि नो एडेड MSG। नेस्ले का कहना है कि मैगी पर यूपी सरकार के बैन की जानकारी उन्हें नहीं है और इस मामले में कुछ गलतफहमी हो सकती है। इसके अलावा नेस्ले इंडिया का कहना है कि मैगी पूरे परिवार के लिए सुरक्षित है। जिस सैंपल की जांच की गई थी वो पुराने बैच का था और उसकी बेस्ट बिफोर यूज की डेट निकल चुकी थी। नेस्ले इंडिया का कहना है कि वो इस मामले में गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, जबकि यूपी सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग नेस्ले इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह चुका है। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा पाई सलमान खान को शुक्रवार को 2 दिन में दूसरी बार हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब सलमान खान की 2 दिन की अंतरिम जमानत आगे बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर अमल अभी नहीं होगा। सलमान खान जमानत पर रहेंगे और उन्होंने सेशन कोर्ट जाकर 30,000 रूपए का नया बेल बॉन्ड भरकर जमानत की प्रक्रिया भी पूरी की। अब मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी और विदेश जाने के लिए भी सलमान खान को कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। फैसले से ये साफ हो गया है कि 15 जून तक अब सलमान खान जेल से बाहर रहेंगे। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरमाथे है, पहले भी और अभी भी। इस देश के अंदर अभी भी गरीब और सामान्य आदमी को न्याय मिलने में बड़ी परेशानी होती है। जिनके रसूख हैं वे लोग, उनको जो है अंत में अंतिम रूप से सजा मिलना बड़ा कठिन काम है। बहरहाल सलमान खान को फिलहाल जमानत मिलने के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर देखी जा रही है और इस दौरान सलमान खान अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने की भी कोशिश करेंगे। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में युवती ने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया है। मृतका सरिता द्विवेदी पुलिस भर्ती परीक्षा में कई बार शामिल हुई थी और इस बार भी उसने भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाया। अपने सुसाइड नोट में सरिता ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है और सिस्टम को दोषी बताया है।
इस मामले में लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं खुदकुशी की इस घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर पुलिस भर्ती में कथित धांधली का मामला उठाया है और इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। किस चीज से इस धांधली सरकार से, भ्रष्टाचार सरकार से सिर्फ उठाया और किसी अपनी हार से, न माँ बाप की कमजोरी की वजह से किसी चीज से नहीं उठाया है। सिर्फ इस भ्रष्ट सरकार की वजह से उसने ये कदम उठाया। पिछले काफी समय से प्रदेश की एसपी सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली और पक्षपात के आरोपों से घिरी हुई है। खुदकुशी के इस मामले ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। मेरठ गढ़ रोड पर ऑटो और कार की भिड़ंत में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना भावनपुर क्षेत्र की गढ़ रोड का है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ऑटो सवारियों को लेकर भावनपुर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी बीच ऑटो और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक ऑटो सवार यात्री की मौत हो गई। सभी घायलों को आनन फानन में मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जो करीब ओपी खा रहे थे, कोई पार्टी में एंजॉय कर आ रहे थे, पी रखी वैसे थी उन्होंने। बोर्ड कार की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 11 लोग घायल आए हैं जो हमारी मनसी में है। उनमें जो एक बार था वो एक्सपायर हो गया है और एक की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। ऑटो सवार यात्रियों का कहना है कि कार चालक नशे में था। कानपुर में रोडवेज बस के एक चालक की एक झपकी ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। कानपुर से हमीरपुर की ओर जा रही रोडवेज बस सजेती थाना क्षेत्र के आनूपुर में एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें भीषण हादसा हो गया। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक है। जिस समय हादसा हुआ उस समय बस से लगभग 40 से ज्यादा सवारियां बैठी थी। आनूपुर के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी बस के परखच्चे उड़ गए और टक्कर के बाद सभी यात्री उस गाड़ी में फंस गए। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। इस हादसे ने आवश्यक सेवाओं की पोल भी खोलकर रख दी, क्योंकि हादसे के बाद फंसे हुए यात्रियों ने मदद के लिए पुलिस के 100 नंबर में कॉल किया। इसके साथ ही एम्बुलेंस के लिए 108 और 110 नंबर बुलाई। न तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और न ही पुलिस, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने ही फंसे हुए यात्रियों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया। सीतापुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की पत्थर और ईंट से पीट कर हत्या कर दी। खैराबाद थाना क्षेत्र के चौबेपुर गांव में एक महिला पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला ने पति को बेटी से छेड़छाड़ करते देख लिया था। इसके बाद उसने ईंट पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात को किसी की भनक न लगे, इसके लिए आरोपी महिला ने शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पिताजी को मां ने मार करके घर के अंदर भूसे के अंदर गाड़ कर छिपा दिया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मुकदमा पंजीयन करके मौके पर पहुंची और बताए गए स्थान पर भिजवा करके लाश को भिजवाया और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रमोद कुमार के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन पड़ताल के बाद ही पूरा मामला साफ हो सकेगा।